जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इतिहासनामा की इस सीरीज में कहानी लेकर आया हूँ जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। हाँ मित्रों, मैं उसी बाबर की बात कर रहा हूँ जिसे कलम और तलवार का दोनों का सिपाही कहा गया है। इतिहासनामा यह सीरीज है जिसमें मैं आपको इतिहास से संबंधित विषय के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो यह इतिहासनामा सीरीज का आज पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं बाबर से संबंधित और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और इसमें बाबर के प्रारंभिक जीवन, उसका जन्म और उसके जन्म का क्षेत्र और उसकी प्रारंभिक जो संघर्ष था उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। तो बाबर का पहले पूरा नाम जानिए। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, जो फरगना के एक कस्बे में हुआ था। आज वर्तमान इसकी स्थिति उज्बेकिस्तान में है, जो मध्य एशिया का एक देश है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो मध्य एशिया के एक महान शासक तैमूर लंग का वंशज था, और माता कुतलुग निगार खानम, जो मंगोलिया के चंगेज खान के वंशज का था। तो कुल मिला के बाबर मध्य एशिया के जो दो महान योद्धा थे, पिता की ओर से तैमूर लंग और माता की ओर से चंगेज खान, दो महान योद्धाओं का वंशज था बाबर। इसलिए बाबर एक अनुभवशील रणनीतिकार जो था, कहीं न कहीं उसके खून में दो महान योद्धाओं का खून बह रहा था। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा बहुत ही असंतोषी व्यक्ति था। उसे उसके भाई अहमद मिर्जा और अपने साले महमूद खान से कहीं न कहीं जलन थी। उसका भाई अहमद मिर्जा जो समरकंद का शासक था और उसका साला जो था मध्य एशिया का शासक था, कहीं न कहीं यह उनसे हमेशा ईर्ष्या और द्वेष करता था और उनके अपार धन वैभवशाली राज्य से हमेशा जलन करता था। कुछ समय बाद समय बीतता है। एक दिन उमर शेख मिर्जा कबूतर उड़ा रहा था, क्योंकि वह कबूतर पालने और उड़ाने का बहुत शौकीन था। जब वह कबूतर उड़ा रहा था, उसी दौरान उसके घर की दीवार उसके ऊपर गिरती है और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उमर शेख मिर्जा की अकाल मृत्यु के बाद बाबर अपनी अल्पायु में ही 11 वर्ष और 4 महीने की आयु में फरगना की राजगद्दी पर बैठता है। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में वह अपने पिता की राजगद्दी को संभालता है। बाबर ने अपने प्रारंभिक जीवन को बहुत ही अच्छे से सदुपयोग किया था और विद्योपार्जन वह किया था, क्योंकि बाद में उसको विद्योपार्जन का समय नहीं मिल पाया। उसने अपनी मातृभाषा, जो उसकी मातृभाषा थी, चगताई तुर्की भाषा थी, उसमें वह पूरा महारत हासिल किया था। और बाबर की जाति तुर्की चगताई जात थी, जो मध्य एशिया में एक कबीलाई जात थी। और जैसे ही बाबर के पिता की मृत्यु होती है, उसके चाचा अहमद मिर्जा और उसके मामा महमूद खान ने फरगना पर आक्रमण कर दिया, परंतु बाबर ने अपनी बुद्धिमता दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से उन सभी का डट कर मुकाबला किया और अपने फरगना को सुरक्षित किया। बाबर अपने पूर्वजों का जो राज्य था समरकंद, तैमूर लंग का राज्य समरकंद था, तो बाबर की कहीं न कहीं दिली इच्छा थी कि मैं अपने पूर्वजों के राज्य को एक न एक दिन जीतूंगा। इसी आशा से उसने 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया,
परंतु यह जीत उसे ज्यादा दिन तक न टिक सकी और 100 दिन के अंदर ही उसे फरगना समरकंद को छोड़ना पड़ा। जब वह समरकंद को छोड़ा और फरगना अपने पुराने रियासत में वापस आया तो उसे पता चला कि अब हमारे हाथ से फरगना भी जा चुका है। मतलब कि अब बाबर के हाथ से समरकंद भी जा चुका है और फरगना भी जा चुका है। अब बाबर के पास मात्र एक खोजंद नामक पहाड़ी क्षेत्र है, उसी में वह घुमंतु और फिरंतु जाति की तरह अपना जीवन निर्वसन कर रहा है। फिर 1498 आता है और बाबर पुनः फरगना पर अपना अधिकार करता है और 2 वर्ष बाद सन 1500 ईस्वी में उसे फरगना को फिर छोड़ना पड़ा और वह फिर खाना बदोश जाति की तरह इधर उधर घूमने लगा और 1501 ईस्वी में उसने फिर अपने पूर्वजों के राज्य जो समरकंद था उस पर वह हमला करने की विचार बनाता है और वह हमला करता है और समरकंद को जीत लेता है। परंतु यह जीत भी उसे ज्यादा दिन न टिक सकी और 8 महीने बाद ही 1502 ईस्वी में उसे समरकंद को फिर से छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार वह समरकंद को बार बार जीतता और बार बार छोड़ता। परंतु अब इतिहास अपनी करवट बदलने वाला था और बाबर ने 1504 ईस्वी में अपनी मुट्ठी भर अनुयायियों की सहायता से काबुल पर आक्रमण किया और बिना किसी युद्ध के अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के कारण 10 दिन के अंदर वह अक्टूबर 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय हासिल की। अब वह काबुल का राजा बन चुका था। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर आपको मैं बताता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1507 ईस्वी में उसने अपने पूर्वजों की जो उपाधि थी मिर्जा, उसे वह त्याग कर बादशाह नामक एक नई उपाधि धारण करता है। तो 1507 ईस्वी में उसने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण किया और इसी वर्ष उसने कंधार को भी जीता। परंतु कुछ समय बाद उसे कंधार को फिर से छोड़ना पड़ा और उसके हाथ से कंधार पूरी तरह निकल गया। और अब अगला वर्ष आता है 1508। 1508 में उसकी तीसरी पत्नी थी जो उसकी तीसरी पत्नी का नाम माहिम था और माहिम के गर्भ से होता है हुमायूं का जन्म। हुमायूं जो आगे चलकर बाबर का उत्तराधिकारी बनता है और दिल्ली का बादशाह बनता है, उसी हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ। बाबर की अभी दिल में कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के राज्य समरकंद को जीतने का दिली इच्छा भी उसके हृदय में बसी थी। इसी इच्छा को लेकर वह 1511 ईस्वी में समरकंद पर पुनः आक्रमण करता है। परंतु जब वह समरकंद पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है, फिर वही पुराना हाल होता है कि 1 वर्ष बाद उसे समरकंद पुनः छोड़ना पड़ता है और वहां का जो इस बार उसने समरकंद को ईरान के शासक शाह इस्माइल के मदद के माध्यम से वह समरकंद को जीत पाया था। परंतु जैसे ही ईरान का शासक शाह इस्माइल मारा जाता है या मर गया, तो उसके बाद वहां के जो स्थानीय तुर्क सरदार थे उसका नाम उबैदुल्ला खान था। उसने बाबर को समरकंद से बाहर खदेड़ भगाया और 1512 ईस्वी में उसने बाबर को फिर से समरकंद से बाहर निकाल दिया। इस हार के बाद बाबर की ये जो इच्छा थी अपने पूर्वजों के राज्य समरकंद पर राज करने की, वह कहीं न कहीं उसके दिल से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अब धीरे धीरे समय आता है भारत पर उसके पदार्पण की, क्योंकि वह अपनी स्थिति एकदम मजबूत कर चुका था। वह 1512 ईस्वी तक अपनी काबुल में स्थिति पूरी तरह से मजबूत कर चुका था। अब उसे एक नए देश की ओर बढ़ना था। 1503 या 4 के जब वह उसका घुमंतु जीवन काल था और जब वह खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था,
जब उसका राज्य छूट गया था, तो वह फरगना से कहीं दूर एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसका नाम है दिखकाठ। दिखकाठ नामक गांव में वह गया एक मुखिया के यहाँ। वहीं पर वह खाना खाने गया अतिथि के रूप में। तो उस गांव के जो मुखिया था, उसकी माता, 111 वर्षीय माता, उसके मुख से वह कहानी सुना कि उसके पूर्वज जो तैमूर लंग थे, वह बहुत समय पहले 1398 था, पर वो समय उसमें नहीं वर्णन है। 1398 के आसपास उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के पंजाब और दिल्ली पर उसने अपना आधिपत्य जमाया। तो बाबर की वहीं पर कहीं ना कहीं मन में विचार आया कि मैं भी, जो हमारे पूर्वजों का पहले आधिपत्य का देश था भारत, मैं भी उस पर अब हमला करूंगा। तो जब वह बाबर की अपनी स्थिति मजबूत हो चुकी थी उसके क्षेत्र में, तब वह भारत पर पदार्पण करने की तैयारी बनाता है। और भारत पर मुख्यतः 4 आक्रमण वो पहले किए। मतलब कि जो पानीपत का युद्ध था 21 अप्रैल 1526, उसके पहले उसने भारत पर मुख्यतः 4 आक्रमण किए। और भारत पर आक्रमण करने से पहले वह अपनी सेना को बहुत ही सुसंगठित और सुव्यवस्थित बनाता है। बाबर एक कुशल रणनीतिकार था। उसने अपने सेना की जो सबसे महत्वपूर्ण नीति थी, तुलगमा नीति, वह उसने उज्बेकों से सीखी थी। और उसने अपने सेना में बंदूक जो थी ईरानियों से सीखी थी। और सजाती तुर्कों से उसने कुशल घुड़सवारी सीखी थी। और उस समय मध्य एशिया में जो थे सर्वोत्तम प्रकार के घोड़े उपलब्ध थे। और बाबर के पास सबसे महत्वपूर्ण था जो था, वो तोप खाना था। भारत में उसके विजय का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारण था, तो उसका तोप खाना था। और उसके 2 प्रसिद्ध तोपचे, उस्ताद मुस्तफा उस्ताद अली और मुस्तफा खान, ये दोनों उसके तोपची थे। और यही बाबर को भारत में विजयी बनाने का सबसे बड़े कारण हुए। अब बाबर की भारत में पदार्पण की कहानी शुरू होती है। तो बाबर का भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर में हुआ। यह आक्रमण यूसुफ जाई, एक जाति है तुर्कों की, उनके विरुद्ध हुआ था। यूसुफ जाई जाति के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता चलूं कि यह वही जाति है जब अकबर के सुप्रसिद्ध नवरत्न बीरबल अफगानिस्तान के विद्रोह को दबाने गया था, तो यही यूसुफ जाई जो जाति थी, बीरबल की हत्या कर दी थी। परंतु हम अपने विषय पर वापस आते हैं। तो बाबर का पहला आक्रमण 1519 में बाजौर में हुआ। और यह किसके ऊपर हुआ? यूसुफ जाई जात के ऊपर हुआ। और बाबर का इसके बाद दूसरा आक्रमण भेरा पर हुआ। भेरा झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। भेरा पर वह आक्रमण किया और भेरा को जीतने के बाद उसने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि यहाँ की जो जनता है उसका नरसंहार कर दो। इसका एकमात्र कारण यह था कि जब उसकी वहां की जो जनता थी, अगर उसका नरसंहार होगा तो बाबर के नाम का खौफ बनेगा। और बाबर अपना खौफ बनाने के लिए वहां की निर्दोष जनता का नरसंहार कराता है। इसके बाद वह वापस लौट जाता है, क्योंकि बदख्शा से, जो अफगानिस्तान के एरिया में एक क्षेत्र था, वहां से विद्रोह की घटनाएं सुनने लगी थी। तो वह वहां के विद्रोह को दबाने वापस जाता है। और यहाँ पर जो बाजौर और भेरा का क्षेत्र है, अपने विश्वस्त सैनिकों के सहारे छोड़कर वह चला जाता है। परंतु जैसे ही बाबर अपना कदम उठाता है बाजौर और भेरा से, और जैसे ही वह अपना पीठ दिखाता है, तुरंत यहाँ की जनता विद्रोह खड़ा कर देती है और बाबर के सैनिकों को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। और बाबर जब बदख्शा का विद्रोह दबाकर 1519 में के सितंबर में भारत पर दूसरा आक्रमण करता है। तो भारत पर दूसरा आक्रमण वह 1519 के लास्ट में करता है, सितंबर के महीने में।
और यह आक्रमण जो उसके हाथ से भेरा और बाजौर हाथ उसके छिन गए थे, वह उन्हें पुनः प्राप्त करता है और इसमें कुछ नए भी राज्य को जीतता है, जैसे सियालकोट वगैरह। वर्तमान मतलब कि आज का जो पाकिस्तान में सियालकोट है, उनको वह जीतता है। फिर वह वापस लौट जाता है अपने क्षेत्र की ओर, यहाँ पर अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को। और भारत पर बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में होता है। यह आक्रमण पेशावर पर होता है और लाहौर पर होता है। इस आक्रमण में उसने पेशावर को अभेद्य किले को जीत लिया और उसका पेशावर, वर्तमान में लाहौर, सिंध, इस पर कब्जा कर लेता है। तो कुल मिला के 1520 ईस्वी तक बाबर वर्तमान जो आज का पाकिस्तान है उस पर कब्जा कर लेता है और इसके बाद वह पुनः अपने देश काबुल की ओर लौट जाता है। और बाबर का जो चौथा अभियान था वह था 1524 ईस्वी में। यह जो था पंजाब पर था और पंजाब का उस समय का शासक दौलत खान लोधी था। दौलत खान लोधी जो इस समय दिल्ली का जो सुल्तान है, उसका यह एक सेनापति था जो पंजाब पर शासन कर रहा था। परंतु कुछ समय पहले ही इसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। दिल्ली की भी इस समय की राजनीतिक दशा बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि वहां का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, वह बहुत मूर्ख और हठी सुल्तान था। उसका जो चाचा था आलम खान लोदी, वह भी अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करना चाहता था और वह दिल्ली में वह लगातार विद्रोह कर रहा था। तो बाबर के लिए यह समय भारत पर आक्रमण करने का बहुत ही उचित समय था। 1524 ईस्वी में उसने अपना एक राजदूत दिल्ली पर भेजा, सल्तनत के पास भेजता है और वह कहता है कि मैं भारत पर आक्रमण नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे मेरे पूर्वजों का जो राज था जिसे पंजाब कहा जाता है, तब उस समय तबर हिंद था, तुम मुझे उसे सौंप दो तो मैं दिल्ली पर आक्रमण नहीं करूंगा। परंतु वहां दिल्ली के शासक ने उसके राजदूत को बंदी बनाकर लाहौर में बंदी बना लिया। तो बाबर कहीं ना कहीं उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और वह भारत पर आक्रमण की तैयारी बनाता है। और 1524 ईस्वी में उसने वर्तमान का आधा पंजाब और पूरा पाकिस्तान, इतना उसके कब्जे में आ चुका था। अब यहाँ पर जब 1524 ईस्वी में वह पंजाब को जीत लेता है, आधे पंजाब को, तो वह दौलत खान लोधी, जिसे वह पंजाब का शासक बनाने के लिए